नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दौर में उतरने वाले हैं, 20वीं सदी के शुरुआती 50 सालों की दुनिया में। और इसे हम देखेंगे अंग्रेजी साहित्य के नजरिए से। बिल्कुल। हमारे पास A.C. वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस और रिलैप्स के कुछ जरूरी हिस्से हैं और इनमें जो कहानी छिपी है वो आज भी बहुत मायने रखती है। कहानी इस बात की है कि कैसे सिर्फ 50 साल में मतलब रानी विक्टोरिया के दौर के अंत से रानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज की शुरुआत तक दुनिया पूरी तरह बदल गई। हाँ, एक तरफ तो इंसान ने आसमान में उड़ना सीख लिया, जमीन पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा, लेकिन दूसरी तरफ उसी इंसान ने अपनी नैतिक और आध्यात्मिक जमीन कहीं खो दी। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये उथल पुथल आखिर थी क्या और उस दौर के साहित्य ने इसे कैसे पकड़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े टकराव से। 20वीं सदी की शुरुआत में एक अजीब विरोधाभास था, है ना? बहुत गहरा विरोधाभास था। एक तरफ विज्ञान धमाल कर रहा था, हवाई जहाज, मोटर कार, ऐसी चीजें जो कुछ साल पहले तक बस कल्पना थी। और वही चीजें, वही तरक्की आगे चल के 2 विश्व युद्धों में भयानक मतलब सामूहिक विनाश का कारण भी बनी। ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ मशीनों का नहीं था, ये इंसानी सोच में आ रहा था। आप मोटर कार का ही उदाहरण लीजिए। ठीक है। पहली नजर में वो बस एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाने की मशीन है, लेकिन उसने समाज का पूरा ताना बाना बदल दिया। कैसे? उसने पहली बार युवाओं को अपने परिवार की नजरों से मतलब घर के नियंत्रण से दूर जाने की आजादी दी। माता पिता का जो एक छत्र कंट्रोल था वो कमजोर पड़ गया। अच्छा, तो जिसे हम युवाओं का विद्रोह कहते हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं इस तकनीकी आजादी में भी थी। बिल्कुल। मतलब तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं ला रही थी, वो पुराने रिश्तों को, पुराने तौर तरीकों को चुनौती दे रही थी। और यही चीज साहित्य में भी हो रही थी। उस दौर के लेखक तो जैसे विक्टोरियन युग से एक तरह की जंग लड़ रहे थे। हाँ, उसे सुस्त, पाखंडी, दकियानुसी, न जाने क्या क्या कहा गया। इतनी नाराजगी क्यों थी? नाराजगी इसीलिए थी क्योंकि विक्टोरियन मानसिकता हर चीज को बिना सवाल किए स्वीकार करने की थी। अच्छा। घर, चर्च, साम्राज्य, संविधान, ये सब ऐसी संस्थाएं थी जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वो अथॉरिटी पर आंख मूंद कर यकीन करने का दौर था। और 20वीं सदी के लेखकों ने इसी मान लो वाली सोच पर हमला किया। बिल्कुल। और यहीं से बर्नार्ड शॉ जैसे लेखक सामने आए। उनका तो नारा ही था, सवाल करो, जांचो, परखो। हाँ, उनकी एक बहुत मशहूर रचना है मेजर बाबरा। हाँ, उसमें एक पात्र एक बड़ी कमाल की बात कहता है। वो कहता है कि दुनिया की यही तो समस्या है, ये अपने पुराने स्टीम इंजन तो फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता और अपने पुराने धर्मों से चिपकी रहती है। क्या बात है। और इस चुनौती का असर दोहरा हुआ। कुछ लोगों के लिए ये हवा के एक ताजे झोंके जैसा था, लेकिन दूसरों के लिए? दूसरों को लगा कि जिस चट्टान पर वो खड़े थे वो उनके पैरों के नीचे से खिसक गई है। विक्टोरियन युग की जो स्थिरता थी वो एक सुरक्षा का एहसास देती थी, भले वो झूठा एहसास हो। हाँ, और उसके टूटने से समाज में एक गहरा आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो गया। और इसी खालीपन को भरने की कोशिश में साहित्य के अंदर भी दो अलग अलग खेमे बन गए। एक जो समाज सुधारना चाहते थे और दूसरे जो कला पर ध्यान देना चाहते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो खालीपन इतना बड़ा था कि उसे भरने का कोई एक रास्ता हो ही नहीं सकता था। तो पहली धारा कौन सी थी? पहली धारा थी फेबियन सोसाइटी से जुड़े लोगों की, जैसे बर्नार्ड शॉ और H.G. वेल्स। उनका मानना था कि कला का एक सामाजिक मकसद होना चाहिए। कला जीवन के लिए। बिल्कुल, वो साहित्य को समाज सुधारने का एक औजार मानते थे। ये फेबियन सोसाइटी और उनका वेलफेयर स्टेट का जो विचार था, ये असल में था क्या? देखिए, फेबियन सोसाइटी का लक्ष्य था धीरे धीरे बिना क्रांति के समाज में समाजवादी बदलाव लाना, और वेलफेयर स्टेट का मतलब था एक ऐसी सरकार जो अपने नागरिकों की मतलब सेहत, शिक्षा, रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखे। विचार तो बहुत अच्छा है। विचार बहुत अच्छा था, लेकिन इस सोच में एक बड़ी कमी थी। वो ये कि उन्होंने आम इंसान को एक समूह की तरह देखा, एक व्यक्ति की तरह नहीं। मतलब व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई। हाँ, उनकी बड़ी बड़ी योजनाओं में इंसान की अपनी खासियतें, उसकी अपनी पहचान कहीं खो गई। वो बस एक पंच्ड कार्ड बनकर रह गया, एक नंबर, एक आंकड़ा। तो ये तो हुआ एक खेमा, और दूसरा खेमा कौन था? दूसरा खेमा था ब्लूम्सबरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ और E.M. फॉस्टर जैसे बड़े नाम थे। और ये लोग क्या सोचते थे? ये लोग फेबियन की सामाजिक इंजीनियरिंग से बिल्कुल उलट सोचते थे। उनके लिए कला का मकसद समाज सुधार नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव की गहराइयों को खोजना था। तो एक तरह से कला के लिए एक सिद्धांत वापस आ गया। बिल्कुल, उनके लिए कला का बाहरी दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं था, वो अंदर की दुनिया की बात कर रहे थे। तो क्या यहीं से साहित्य आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगा? मतलब एक तरह से बुद्धिजीवियों की चीज बन गया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1922 में। 1922? ये साल साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्र है। इसी साल जेम्स जॉयस की महान लेकिन बेहद जटिल किताब यूलिसिस छपी। और T.S. एलियट की उतनी ही मुश्किल कविता द वेस्टलैंड भी आई। सही कहा। और इन दो रचनाओं के साथ साहित्य जो पहले आम पाठक तक पहुंचता था, वो अब सिर्फ एक छोटे पढ़े लिखे बौद्धिक वर्ग तक सिमट गया। मतलब साहित्य ने अपने दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर लिए, एक तरह से कह सकते हैं। और इस बौद्धिक अहंकार का एक बहुत मजेदार किस्सा भी है। अच्छा। एक बड़े आलोचक थे विलियम एमसन। उन्होंने T.S. एलियट की कविता विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी पर एक लंबा चौड़ा सिद्धांत लिख डाला। किस बारे में था वो सिद्धांत? वो सिद्धांत कविता की सिर्फ 2 लाइनों के आखिर में लगे कॉमा यानी विराम चिन्हों पर आधारित था। एमसन ने समझाया कि इन कॉमास का कितना गहरा दार्शनिक मतलब है। अरे वाह। मजा तो तब आया जब पता चला कि वो कॉमा सिर्फ एक प्रिंटिंग की गलती थी। क्या? हाँ, पहले संस्करण में वो थे ही नहीं, तीसरे में गलती से छप गए और छठे संस्करण तक उन्हें ठीक भी कर दिया गया था। मतलब जिस गहरे अर्थ पर इतनी बड़ी थ्योरी बना दी गई वो कभी ने कभी सोचा ही नहीं था। वो तो बस एक टाइपिस्ट की गलती थी। बिल्कुल, ये तो बौद्धिक अहंकार की हद है ना। कमाल है। लेकिन ये सारी बौद्धिक बहसें तब बेमानी लगने लगी होंगी जब दुनिया सचमुच आग में जल रही थी। मेरा मतलब है विश्व युद्ध। उनका असर बहुत बहुत गहरा था। पहले विश्व युद्ध के बाद तो जैसे मोहभंग की एक सुनामी आ गई। मोहभंग? हाँ, युद्ध से लौटे सैनिकों और लेखकों ने जब अपनी कहानियां लिखी तो उन्होंने युद्ध की बहादुरी और शान की सारी पोल खोल दी। जैसे एरिश मारिया रेमार्के की ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बिल्कुल, उस जैसी किताबों ने लाखों लोगों को दिखाया कि युद्ध असल में कितना घिनौना, क्रूर और बेमतलब होता है। तो क्या इसी वजह से लेखकों को लगा कि अब चुप बैठना ठीक नहीं, उन्हें राजनीति में दखल देना ही होगा? हाँ, ये धारणा बहुत मजबूत हुई कि जब आजादी, सच और इंसानियत जैसे मूल्य ही खतरे में हो तो कला चुपचाप तमाशा नहीं देख सकती। उसे राजनीति का सिपाही बनना ही होगा। बिल्कुल, खासकर युवा लेखकों को लगा कि उन्हें समाज के लिए, बदलाव के लिए लिखना चाहिए। और उस दौर में बदलाव का सबसे बड़ा नारा समाजवाद का था। लेकिन इसमें भी एक अजीब विरोधाभास है। वो लिखना चाहते थे मजदूरों और आम लोगों के लिए, हाँ। लेकिन उनकी लिखने की शैली इतनी जटिल और बौद्धिक होती थी कि आम आदमी उसे समझ ही नहीं पाता था। ये उस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी थी। वो दिल से आम आदमी के साथ थे, लेकिन उनका दिमाग उस बौद्धिक वर्ग का था जिससे वो नफरत करते थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनकी कई रचनाएं सिर्फ राजनीतिक प्रचार बनके रह गईं। उनमें कलात्मकता खत्म हो गई। E.M. फॉस्टर ने इस पर बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कलाकार कभी-कभी समाज की भीड़ से, उसकी बेवकूफियों से तंग आकर अपनी आइवरी टॉवर में चला जाता है। आइवरी टॉवर? इसका क्या मतलब है? आइवरी टॉवर मतलब हाथी दांत का टावर। अच्छा। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया बना लेना जहां समाज की कड़वी सच्चाइयों का कोई दखल ना हो। अच्छा। फॉस्टर का कहना था कि कलाकार ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि उस अकेलेपन में उसे कुछ ज्यादा महान और पवित्र चीज मिलती है जो भीड़ में नहीं मिल सकती। तो ये तो हुई 2 युद्धों के बीच की कहानी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो ब्रिटेन ने वो वेलफेयर स्टेट बना लिया। हाँ, जिसका सपना फेबियन देख रहे थे। लोगों के पास नौकरी थी, घर था, सेहत की सुविधा थी, तो क्या एक आदर्श समाज बन गया, सब ठीक हो गया? यही तो सबसे बड़ा भ्रम था। कागज पर सब कुछ बढ़िया लग रहा था, लेकिन आर्थिक सुरक्षा से संतोष नहीं आया। तो फिर क्या आया? समाज में एक अजीब तरह की बेचैनी और असंतोष फैल गया। अपराध और वेश्यावृत्ति जिन्हें हमेशा गरीबी से जोड़ा जाता था, वो समृद्धि के दौर में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसा क्यों हुआ? जब पेट भरने की चिंता नहीं रही तो लोग दुखी क्यों होने लगे? क्योंकि जब लोगों को
पेट भरने की चिंता नहीं रही, तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका मन और उनकी आत्मा खाली है। और उस खालीपन को भरने के लिए समाज ने जो रास्ते अपनाए, वो शायद गरीबी से भी ज्यादा खतरनाक थे। लोगों में और ज्यादा पाने की और ज्यादा जमा करने की लालसा बढ़ गई। और यहीं से वो स्टेटस सिंबल और कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली बात शुरू हुई होगी। बिल्कुल, कीपिंग अप विद द जोन्सेस यानी पड़ोसियों से होड़। अगर उनके पास नई कार है तो मेरे पास उनसे बड़ी कार होनी चाहिए। और इस मानसिकता को विज्ञापन की दुनिया ने खूब भुनाया होगा। बहुत ज्यादा। विज्ञापन अब सामान की क्वालिटी के बारे में नहीं रहे, वो लोगों के अवचेतन मन पर हमला करने लगे। मतलब वो प्यार और अपनेपन जैसी मानवीय भावनाओं को बियर, चॉकलेट और फ्रिज जैसी चीजों से जोड़ने लगे। और इस नए उपभोक्तावादी समाज के खिलाफ भी कोई विद्रोह हुआ। हाँ, और ये विद्रोह बहुत दिलचस्प था। अमेरिका में बीटनिक्स नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ। बीटनिक्स ये वो युवा थे जो समाज की हर सम्मानजनक बात को नकारते थे। अच्छा दिखना, अच्छी नौकरी करना, घर बसाना, हाँ। उन्हें ये सब ढोंग लगता था। तो वो क्या करते थे? वो फटे पुराने कपड़े पहनते, बिना किसी मंजिल के घूमते, नशे करते और ज़ेन बौद्ध धर्म जैसी चीजों में मन की शांति खोजते थे। और इसका असर ब्रिटेन पर भी पड़ा। जरूर पड़ा। ब्रिटेन में भी सड़कों पर फटे जीन्स और ढीले ढाले स्वेटर पहने युवा दिखने लगे। इसके अलावा एक और बड़ा विद्रोह था परमाणु हथियारों के खिलाफ प्रदर्शन। अच्छा, वो भी इसी दौर में शुरू हुआ। कगार पर लाके खड़ा कर दिया है और उन्हें इसे रोकना होगा। ये भी तो अथॉरिटी के खिलाफ एक सीधी चुनौती थी। बिल्कुल, और इसी चुनौती का एक और रूप था व्यंग्य या सटायर। लेकिन धीरे धीरे व्यंग्य और अपमान के बीच की जो रेखा थी वो धुंधली हो गई। मतलब किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी भी संस्था को नीचा दिखाना आसान और लोकप्रिय हो गया, भले ही उसके लिए किसी गहरी समझ या बुद्धि की जरूरत ना हो। बस अपमान करना ही काफी था। तो कुल मिला के देखें तो 20वीं सदी का ये पहला आधा हिस्सा एक बहुत ही तूफानी और उलझा हुआ दौर था। हाँ, एक तरफ इंसान ने प्रकृति पर, भौतिक दुनिया पर काबू पा लिया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी आत्मा का नियंत्रण खो दिया और साहित्य ने इसी संघर्ष, इसी खोज और इसी भ्रम को आवाज दी। सही कहा आपने। ये दौर हमें दिखाता है कि कैसे स्थिरता का टूटना जहाँ एक तरफ नए विचारों को जन्म देता है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गहरा खालीपन भी छोड़ जाता है जिसे भरना बहुत मुश्किल होता है। व्यक्ति और समाज, कला और राजनीति, विश्वास और संदेह के बीच का जो तनाव है, वही इस पूरी सदी की कहानी कहता है। और शायद यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या आज 21वीं सदी में हम उस दौर में शुरू हुई निश्चितता की तलाश से बाहर आ पाए हैं, या हम अभी भी उसी इस बीच की भावना में जी रहे हैं जिसका जिक्र एच.जी. वेल्स ने किया था। एक ऐसी दुनिया जो हमें घर जैसी तो लगती है लेकिन असल में घर नहीं बल्कि सिर्फ घर की जगह है।